हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फ़लसफ़ा ज़िंदगी का में। दोस्तों, आज ज़िंदगी के जिस फ़लसफ़े के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, वो है रिलेशनशिप। पिछले लगभग 10-15 दिनों से मीडिया में एक खबर छाई हुई है। दिल्ली में आफ़ताब नाम के एक लड़के ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की। न सिर्फ हत्या की, उसके शव के 35 टुकड़े किए। उन टुकड़ों को 18 दिनों तक फ्रिज में रखे रहा और एक एक करके उसको जंगलों में ठिकाने लगाता रहा। और फिर बाद में जब लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई तो ये सारा मामला सामने आया। दोस्तों, यूँ तो रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना के विषय में हम सब सुनकर हतप्रभ हैं, लेकिन जो मुद्दे इस घटना से निकल कर आते हैं और जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं और जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए, उनमें से एक मुद्दा है कि कोई रिश्ता कैसे इस सीमा तक पहुंच जाता है कि जहां एक साइको किलर के साथ साल 2 साल तक लड़की रिलेशनशिप में रहती है, लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, और वो व्यक्ति जो जिस मानसिकता का है और जैसा उसके व्यवहार से जाहिर हुआ, ऐसे आदमी को पहचानने में वो असफल होती है। उसके निरंतर जो पुराने कृत्य हैं उनको इग्नोर करती जाती है और उसके बाद इस रिलेशनशिप का इतना बुरा अंत होता है। पिछले कई समय से हम ये देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप फैशन में है और लड़के लड़कियां लिव इन रिलेशनशिप को अब बुरा नहीं मानते और धीरे धीरे समाज में भी इसकी एक्सेप्टेंस, इसकी स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है। यह एक अलग मुद्दा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप कैसी है क्या नहीं, लेकिन वो समाज जिस दिशा में जा रहा है, समाज जहाँ जिस ओर जा रहा है और उसमें जो स्त्री पुरुष की बराबरी है, उसमें यह एक स्वीकार्य विषय है कि हमें अगर साथ रहना है तो शादी की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में एक बड़ा फैसला दे के और ये इस्टेब्लिश किया है कि वो मानव मात्र की स्वतंत्रता से जुड़ा मसला है और ये वो उसको कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, वो उसकी अपना निर्णय है। और अगर दो वयस्क लोग ये निर्णय करते हैं कि उन्हें साथ रहना, तो ये उनका अधिकार है। ये एक पृथक मुद्दा है। लेकिन उसके पहले की जो बात है कि जब लड़के लड़कियां ये जो रिलेशनशिप, जिसको आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है, रिश्ते में आते हैं, तो वो कहाँ सफल हो जाते हैं, कहाँ उनसे चूक हो जाती है कि वो ये नहीं पहचान पाते कि जिस व्यक्ति के साथ हम इस कदर जुड़ रहे हैं, इतना उसके साथ हमारा आत्मीय लगाव हो रहा है, हम उसके साथ बिना शादी को रहने तैयार हैं, तो उसमें ऐसी उसकी पर्सनालिटी में जो ये डिसऑर्डर है, या तो वो पहचान नहीं पाते हैं या फिर देख के इग्नोर करते चले जाते हैं और वो समय जो पहचान के उनको अलग होने का था, वो पीरियड बीत जाता है और स्थितियाँ इतनी गंभीर हो जाती हैं कि नतीजा इस तरह की हत्याओं में आता है। तो मैं आज के युवा वर्ग से ये चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करें और ये जो उनके दिमाग में फिल्मी प्यार का बुखार है, इसको और एक सच्चे रिश्ते को ठीक ढंग से समझने की कोशिश करें। मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताने की कोशिश की है कि सिर्फ शारीरिक आकर्षण को, जो कि सामान्य रूप से आपके शारीरिक बनावट, अच्छा दिखने और इन कारणों से पैदा होता है, जो कि प्योरली केमिस्ट्री बेस्ड है, इसको आप रिश्ते का आधार नहीं बना सकते हैं। और जब भी ऐसा होता है तो आपको अपने दिमाग को सबसे पहले ये बता देना है कि ये कुछ भी हो, ये प्यार से संबंधित या प्रेम से संबंधित नहीं है। प्यार तो फिर भी फिल्मी शब्द लगता है। तो आप ना, प्रेम जो है वर्ड, जो हमारी फिलॉसफीज़ में है, जो हमारे लिटरेचर में है, उसको पहचानें। और उसको कैसे पहचानेंगे और कैसे जो लोग हैं उनमें अगर कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसको कैसे पहचानेंगे, इस विषय पे थोड़ा सा ध्यान दें। एक सबसे मोटी बात तो ये कि अगर रिलेशनशिप ठीक नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने नहीं हैं, तो कुछ बातें आपके दिमाग में सबसे पहले होनी चाहिए। जो विशेष रूप से लड़कियों के दिमाग में एक जो भ्रम होता है कि हम आजकल चूंकि सोशल मीडिया पे वो लोग फोटोज डाल देते हैं और बड़ा अब ये ऐसी वाली बात नहीं रही जैसे पहले समय में होता था कि छुपा के रिश्ते को रखा जाए।
तो ओपन सोसाइटी होने के कारण से सबको मालूम होता है कि भाई ये इसके साथ रिलेशनशिप में है। और जैसे जैसे ऊपर की अभिजात्य वर्ग से ये चीज़ नीचे भी आती चली गई, तो आजकल हर कोई, और यहाँ तक कि माता पिता में भी ये स्वीकार्यता है कि भाई ये है और इसके साथ में इनका रिश्ता है, रिलेशनशिप है। तो ऐसी स्थिति में जब आप होते हैं और उस समय पे आप लड़कियां ये समझने लगते हैं कि अगर हमने इस स्टेज पे, इस स्थिति में हम इस रिश्ते से बाहर आए तो लोग क्या कहेंगे। अरे आप ये समझिए, आप तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं, मैं तो उससे आगे की बात कर रहा हूँ कि जब लोगों की शादी हो गई है, स्पेशली अरेंज मैरिजेज में तो कोर्टशिप का पीरियड होता नहीं है, उनको ये समझने का मौका मिलता नहीं है कि जो हमारा पार्टनर है वो कैसा है, वो तो शादी के बाद ही पता लगेगा। तो जब शादी हो गई है, मैं उस समय की भी बात कर रहा हूँ कि उस समय में भी जाके यदि ऐसा महसूस होता है लड़कियों को कि जिससे शादी हुई है वो लड़का डोमिनेटिंग है, उसमें किसी तरह का पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो किसी तरह की ऐसी इनसिक्योरिटी से ग्रस्त है कि वो पूरे समय आपको अपने हिसाब से चलाना चाहता है, वो आपकी हर चीज़ पे पाबंदी लगाता है, तो ये जो उसकी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, ये पहचान करने के लिए बहुत पर्याप्त हैं कि आप एक सकारात्मक रिश्ते में नहीं हैं और उससे बाहर आना चाहिए। यदि ये चीज़ लंबी चलती है, बार बार वही चीज़ होती है, देखिए सामान्य लड़ाई झगड़ा होना, ये असहमतियाँ होना, और थोड़ा ये हर एक रिश्ते में, हर औरत आदमी के रिश्ते में बड़ा लाजमी है, और ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं जिसमें कि लड़ाई झगड़े ना होते हों। लेकिन वो लड़ाई झगड़े, उनका किस तरह से निपटारा होता है, वो कितने लंबे चलते हैं, और क्या वो उस तरह के अब्यूज़ में बदल जाते हैं जिन्हें हम फिजिकल अब्यूज़ कहते हैं, मेंटल अब्यूज़ कहते हैं, इमोशनल अब्यूज़ करते हैं। क्या जो पार्टनर है वो इमोशनल ब्लैकमेल के लेवल पे इन चीज़ों को यूज़ करता है? क्या वो खुद को हार्म करके या खुद सुसाइड वगैरह करने की धमकी दे के आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके आपसे कोई बातें मनवाना चाहता है? अगर इस तरह के डिसऑर्डर्स आपको दिखाई देते हैं और फिर वो लंबे चलते हैं, यानी कि आप ये मानने की कोई चीज़ है, वो फिर एक हफ्ते चली, फिर मान लीजिए एक आध हफ्ते ठीक रहा, फिर एक हफ्ते बाद वो शुरू, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है और ये कितना लंबा चलता है, इसका एनालिसिस आप बाकायदा अपने पेन डायरी में करें। और अगर आपको लगता है कि जितने समय साथ में रहे हैं उसमें से करीब करीब 40% 50% टाइम तो वो ऐसे ही खिंचाव और तनाव में जा रहा है, तो अगर इतना समय आपका, आधे से ज़्यादा समय तनाव और खिंचाव में जाता है और वो मुद्दा बहुत लंबा चलता रहता है, इसका मतलब कि आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आपको उससे बिल्कुल बाहर आ जाना चाहिए। बाहर आ जाने के बारे में सोचते समय आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, लोगों को कोई मतलब नहीं है, लोगों को सिर्फ मसाला चाहिए होता है। आप ऐसे हो तो बात करने का, वैसे हो तो बात करने का। और आप खुद भी सोच लीजिए, आप ये भी ध्यान रखिए कि आप खुद भी दूसरों के लिए लोग हैं। आप खुद भी दूसरों के बारे में कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। जिस तरह से आपको बनाया गया है, जिस तरह से समाज ने आपको बनाया है, और जो हमारा साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक बनावट है, उसमें ये हमारी मजबूरी है कि हम पर्सन्स को ही ज़्यादा डिस्कस करते हैं। तो अब वो चूंकि 80% लोग ऐसे हैं, आप में से ज़्यादातर लोग उसी का हिस्सा हैं, तो बातें तो करेंगे ही ना, तो वो भी बातें करेंगे, आप भी बातें करते हैं। तो वो लोगों को, लोग क्या कहेंगे, उनको आप क्या, उनको बिल्कुल आधार ना बनाएं। आप भोग रहे हैं अपना जीवन उस घर के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर, जहां आप उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को भोग रहे हैं, वो आप भोग रहे हैं। तो निर्णय आपको करना है, ये आपको तय करना है कि क्या आप इस तरह से खुद के विरुद्ध हिंसा करते चले जाएंगे। यहाँ हिंसा अकेला वो व्यक्ति नहीं कर रहा है जो आपके साथ है, बल्कि हिंसा आप खुद भी अपने साथ कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले कि आप पहचान कर लें। पहचान के बारे में मैंने बताया कि अगर आपका जो टाइम है साथ रहने का, उसमें से 50% के लगभग समय सिर्फ इसी तरह के में जा रहा है, तो आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं और आप किसी तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल अब्यूज़ को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें और बाहर आएँ। यहीं पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ पेरेंट्स से, जो मुझे लगता है श्रद्धा के पेरेंट्स के साथ भी ये गलती हुई। बहुत बार ये होता है कि बच्चे डिसएग्री करते हैं, पर हमें एग्री टू डिसएग्री होना चाहिए। उनकी बातों से असहमत होते हुए भी हमें अपनी सारी बातें बिना उन पे थोपे अपना मत उनके सामने रखना चाहिए। बावजूद उसके अगर वो कोई रिश्ता उठाते हैं, कोई कदम ऐसा उठाते हैं जिससे हम सहमत नहीं हैं, तो भी हमें लगातार उनके साथ बने रहना चाहिए। श्रद्धा के माता पिता ने क्या किया, वे उससे डिटैच हो गए। और जब डिटैच होते हैं, हर ह्यूमन की ये अभिलाषा है कि उसको अपना इमोशनल सपोर्ट चाहिए। कुछ फ्रेंड्स से उसको इमोशनल सपोर्ट मिला, वो उनके साथ कांटेक्ट में रही, उनसे उसने कुछ बातें कही, कुछ उसने व्हाट्सएप चैट्स की और बताया कि मुझे खतरा हो सकता है। लेकिन जो कंसर्न माँ बाप का होता है, उतना बहुत बार फ्रेंड्स का नहीं होता। अगर फैमिली सपोर्ट उसको होता तो शायद उसकी जान बचाई जा सकती थी। तो मैं परिवार वालों से कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि वे इस आधार पे कि तुमने ऐसा कर दिया तो हम तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे, ये
आपकी कमजोरी और आपकी चीज़ों को ना समझने की वो दिखाता है, और इस तरह से आप ना अपने बच्चे को खो देते हैं। मतलब मैं कहूँगा कि श्रद्धा की हत्या सिर्फ आफ्ताब ने नहीं की है, श्रद्धा की हत्या उस सिस्टम ने की है जो ये कहता है कि अगर उसने कोई गलत कदम उठाया या उसने ऐसा कोई कदम उठाया जिससे परिवार सहमत नहीं है, तो परिवार उसे पूरी तरह छोड़ देगा। तो परिवार की ये बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि वो हर स्थिति, हर परिस्थिति में अपने घर के लोगों का, अपने बच्चों का साथ दे और उनसे निरंतर संपर्क में रहे। दूसरी चीज़ मैं जो ये कहना चाहता हूँ कि अब सवाल ये है कि मैंने आपको बताया टॉक्सिक रिलेशनशिप, तो फिर ऐसा आप जैसे देखते हैं, हम भी देखते हैं कि लगभग लगभग 30-40% शादियों में या रिश्तों में जो जोड़े हैं उनमें एक तरह का तनाव है। तो ये तनाव में ना दोनों लोग जिम्मेदार हैं। एक इसका सबसे बड़ा रीज़न तो क्या है कि दोनों ने इस बात का एनालिसिस किया नहीं है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप क्या होता है। देखिए, एक हेल्दी रिलेशनशिप ना दोस्त वाला ही रिलेशनशिप होता है। दोस्त वाला कैसे? एक तो सच्चे दोस्त वाला रिलेशनशिप होता है। आप भले पति पत्नी बन गए हैं या प्रेमी प्रेमिका बन गए हैं, पर जो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप सच्चे दोस्त बनो। सच्चा दोस्त क्या होता है? सच्चा दोस्त हमेशा आप क्या करना चाहते हैं आपके विषय में जानता है और उसमें वो कैसे हेल्प कर सकता है। मान लीजिए कि आपका कोई कैरियर का प्लान है, तो अब उसका दूसरा करियर प्लान है, आपका दूसरा करियर प्लान है। वो आपकी बातों को ठीक तरह से सुनता है, अपने सजेशंस देता है और उसमें उसके अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वो क्या हेल्प कर सकता है वो हेल्प करता है। आपके लिए जो ज़रूरत उसको लगती है कि आपको ये चीज़ सीखनी चाहिए, वो चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है, अच्छी किताबों के बारे में बताता है, अच्छे लोगों से मिलवाता है और कोशिश करता है कि आप अपने कैरियर को ठीक तरह से आप उसमें ग्रो कर सकें। आप उसकी क्या है उसमें वो जो भी हेल्प बन सकती है वो करता है। तो जब इसका मतलब कि वो एक हेल्पिंग आदमी है, आपकी बातें सुनता है, समझता है। सिमिलरली लड़कियों का भी है। यदि वो जो आपका प्रेमी है या आपका पति है वो जिंदगी में कुछ करना चाहता है या कुछ कर रहा है, तो जब वो शाम को घर आया है या जब भी आपके साथ मिला है, तो आप उससे उसकी बातें पूछें। आप ये समझें कि उसकी भी इमोशनल ज़रूरतें हैं और उसकी जो भावनात्मक ज़रूरतें उनको आप कैसे पूरा कर रहे हैं, और आप भी उसके करियर के बारे में जानें, उसके करियर की कौन कौन सी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हैं, उसको ग्रो करने के लिए क्या हेल्प की ज़रूरत होगी ये आप समझें और वहाँ उसको सपोर्ट दें। जब ये ऐसा सपोर्टिव एटमॉस्फेयर होता है, ये दोस्तों वाली बात होती है कि वहाँ जब वो है, मुझे उसकी परेशानियाँ मालूम है, उसे मुझे मेरी परेशानियाँ मालूम है, वो मेरी परेशानियाँ दूर करने की कोशिशें कर रहा है, मैं उसकी परेशानियों में हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ, बजाय इसके कि मैं हमेशा उसकी हर चीज़ में उंगली निकालती रहूँ, हर चीज़ में उसको तू ये कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, तू तो ये है, तू तो नकारा है, तू तो ये है, निखट्टू है। अगर इस तरह की मैं उसमें लगी रहूँगी या उसको हमेशा कुरेदती रहूँगी, तो वो नहीं कर पाएगा। सिमिलरली ऐसा ही लड़के के साथ है, पूरे समय तुम यहाँ क्यों जा रही हो, तुम वहाँ क्यों जा रही हो, तुम अपने माँ बाप से बात क्यों कर रही हो, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम ऐसा, तो ये आप दोस्त ही नहीं बन पाए। जब आप दोस्त ही नहीं बन पाए तो ना आप प्रेमी बन पाएंगे, ना प्रेमिका बन पाएंगे, ना पति बन पाएंगे, ना पत्नी बन पाएंगे। तो सबसे बड़ी मजबूरी, सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है आप लोगों के साथ कि आप दोस्त तो बनो पहले। दोस्त वो होता है जो उसकी स्थितियों को समझे, खुद अपैथी जिसको बोलते हैं ना, अपैथी मतलब उसकी स्थिति में खुद जाके सोचे समझे और उसकी जो समस्याएं हैं उनको वो खुद से भोगा हुआ महसूस करे, तब वो ठीक तरह से उसको बता पाएगा, कर पाएगा। तो ये चीज जब आपके रिश्तों में आएगी और जब आप उस तरह से, तो वो सही रिश्तों में एक मैच्योरिटी आएगी और दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे, तब रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा ग्रो होगा। इस एटमॉस्फेयर में आप जब रहेंगे ना, तो जो आपके बच्चे होंगे वो भी सारे पॉजिटिविटी देखेंगे, उनको भी वो जो संस्कार कहते हैं कि बच्चों को संस्कार, वो यही संस्कार मिलते हैं कि माँ बाप ने हमेशा एक दूसरे की हेल्प की है, उसने उसकी बात को समझा है, इसने इसकी बात को समझा है। और फिर देखिए बहुत छोटी छोटी बातें जो अक्सर एक होती हैं, एक तो वो जो बहुत कॉमन है कि थर्ड की एंट्री हो जाती है। देखिए ये बहुत कॉमन है कि हर जो ह्यूमन बीइंग है उसको एक ग्रुप चाहिए होता है, उसको लोग चाहिए होते हैं। तो लेकिन आप उसको कितनी लिबर्टी देते हैं उससे कि वो आपसे डिस्कस करता अपनी पसंद नापसंद, उसको कोई दूसरा अगर लड़का है तो उसको कोई दूसरी लड़की पसंद अगर आ रही तो वो आपसे डिस्कस कर सकता है। इतनी लिबर्टी आपने दे रखी कि आप पूरे समय पजेसिव ही बने रहते हो, तो इससे बात मत कर, तू उसकी बात मत कर, तू अपना मोबाइल दिखा। आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए और इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि वो किसी से भी बात करे, कुछ भी करे, लेकिन वो मेरा दोस्त अच्छा है, मुझे ही पूरी बात बताएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर वो किसी से बात करता है, किसी के साथ बैठता है, तो वो आपको छोड़ के भाग जाएगा या वो आपको छोड़ के भाग जाएगी। ये रिश्ता बिल्कुल चल ही नहीं सकता। अगर आप सोचते हैं कि पॉजिटिवनेस के थ्रू कुछ रिश्ते को आप चला के ले जाएंगे, पूरे समय आप उसको वॉच डॉग की तरह रखेंगे, कभी नहीं। आपको खुला छोड़ना पड़ेगा।
जब आप दोनों इतने मैच्योर होंगे कि हमें बिल्कुल वो नहीं है कि आप किससे बात करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, मुझे मतलब है जब तुम मेरे साथ होते हो तो मेरे होते हो, मेरे साथ में हम दोनों मिलके एक चीज़, एक पिक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो जब ये मैच्योरिटी आप लेके आएंगे दोनों लोग, तब एक बहुत अच्छे रिश्ते का निर्माण होता है और तब चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती हैं, तब एक अच्छा परिवार बनता है, तब एक अच्छा समाज बनता है, तब एक अच्छा राष्ट्र बनता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इस बात को ठीक से समझा होगा और विशेष रूप से युवा वर्ग इस बात पे ध्यान दे और जो ये एक पॉजिटिविटी है रिलेशनशिप की, उसके थ्रू एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहयोग दे। धन्यवाद।